Okay, so we are discussing the parliament और पार्लियामेंट का भी कुछ रिमेनिंग पोर्शन और स्पेशली फिर आज का मेन जो एक चीज़ होगी वो पैसेज ऑफ द बिल्स, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज विल गो थ्रू एंड कोशिश करेंगे अगर हो सका तो आज स्टेट लेजिस्लेचर भी ख़त्म कर दें। ठीक है, उम्मीद है तो मैं भी बहुत लेके आता हूँ कि 8 बजे तक ये निपटा दूंगा, वो कर दूंगा, न्यूक्लियर मिसाइल एग्जीक्यूट हो नहीं रहा उस स्पीड के साथ। तो चलिए थोड़ा साथ दीजिए, पेस पे चलते हैं। चलिए, सो लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ पोजीशन, कुछ पोजीशंस हैं हाउसेस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम कर चुके हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, बट इसके अलावा भी छिटपिट क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन पर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो इस बार भी आ सकते हैं क्योंकि 10 साल बाद लोकसभा को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है। 10 साल से वेकेट पड़ी थी पोस्ट। अब है क्या, वैसे तो ये प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस भी यूएस की है। यूएस के जो हाउसेस हैं कांग्रेस के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट, वहां पर एक चलन है लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन का, लेकिन वो टर्म यूज करते हैं मेजॉरिटी लीडर, माइनॉरिटी लीडर। वही प्रैक्टिस हमने अपने यहां पर रख ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लीडर ऑफ हाउस होना चाहिए, तो वो क्या करे, जो रूलिंग पार्टी है उसको लीड करे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो वेरियस अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक लीडर ऑफ अपोजिशन लीड करे, ताकि अपोजिशन को एक सेध मिल जाए। यार कुछ स्पोर्ट्स जैसा है, अगर आप जैसे फुटबॉल देखें तो दोनों टीम के कैप्टन है, तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अटैक लॉन्च करना है तो वो गाइड करे, डिफेंस करना है तो गाइड करे। तो वही कुछ हमने यहां पर रख रखा है। अब बस इतना याद रखें, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो लीडर ऑफ हाउस, द हाउस ही बिलोंग्स टू। जिस भी हाउस में अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा है तो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। और अगर लोकसभा से हैं तो फिर लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और दूसरे हाउस में प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट अ मिनिस्टर एज लीडर ऑफ हाउस। तो ये दोनों सरकार के बंदे हो गए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पहली बार रिकॉग्नाइज हुई थी इन 1969, लेकिन 1977 में इसको स्टैट्यूटरी पोस्ट बना दिया गया, इसको रूल बुक में लिख दिया गया। तो ये भी याद रखें, लीडर ऑफ हाउस अभी प्रैक्टिस के तौर पे, लीडर ऑफ अपोजिशन इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। और यूपीएससी क्योंकि ये दोनों डेट पूछ चुकी है ईयर, तो आप भी याद कर लीजिए। 69 पहली बार रिकॉग्नाइज एंड 77 मेड स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी होने के साथ ही क्या कर दिया गया कि भाई इसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की पोजीशनिंग मिलेगी, और कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर सैलरी भी विड्रॉ करते हैं, तो इसके साथ सैलरी भी अटैच। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वालिफिकेशन क्या है टू बिकम लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। सो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है तो किस पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन को बनाओगे। तो इसके लिए आपने कंडीशनिंग लेके आए हैं कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन। भाई ये मिस्टेक है, इसको सही कर लो। लार्जेस्ट पार्टी तो रूलिंग पार्टी है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी विच इज हैविंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द सीट्स इन द हाउस। दोनों क्लब टुगेदर है, दोनों होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आप कैसे डिसाइड करेंगे, एनीवन? लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड होगी? जिसके सबसे ज्यादा एमपी हैं, क्लियर, वो लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, पर उसके पास 1/10 सीट्स होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम बस एक ही आई कि 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, मोदी जी आने वाले थे, तो अपोजिशन का एनिलेशन हो गया। लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वॉज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट कितनी सीटों पर सिमट गई? 44। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कभी 400 एमपी भी थे, राजीव गांधी, 44 पे सिमट गई। 2019 में जोर वोट तो काफी लाया, लेकिन बेचारे 52 पे निपट गए। क्लियर? इस बार पुश हुआ है तो आईएनसी के पास कितनी सीट्स हैं? 99। सो इस बार कांग्रेस के लीडर को मौका मिला है, वो लीडर ऑपोजिशन अपॉइंट किए गए। पिछले 10 साल लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली पड़ी थी। यहां यह जरूर याद रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी।
कोalition को नहीं दिया जाएगा ये। तो कोalition को तो अगर हम जो एनडीए सॉरी इंडिया अलायंस है तो उसको पहले यूपीए कहते थे, उसको मिल ही सकता था, कोalition को नहीं मिलता, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर है यहां तक? तो रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग, हु इज लीडर ऑफ अपोजिशन? रेज योर हैंड, हु इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? अरे वाह, ये क्या हुआ? हाँ जी सर, पूछ रहे हो आप? राहुल, ठीक है जी, श्री राहुल गांधी। चलिए आगे। विप, ये टोटल कन्वेंशन बेस्ड है भाई, इसका ना रूल बुक में कहीं जिक्र मिलता है, इसका ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र है। अच्छा, कई बार ये पूछ लेते हैं एलओपी एलओएच ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं है भाई। क्या? अब विप हमारा ये कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है। विप दो तरह से समझे, एक तो होती है पोस्ट, और ऊपर से ये जो भी डायरेक्शन देंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको भी विप कहा जाता है। और ये हाउस बेस्ड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड है। जैसे लीडर ऑफ हाउस तो सारे हाउस का है, जब विप की बात कर रहे हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लेजिस्लेटर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए आपस में से एक पर्सन को विप लगा देते हैं। यार आप सोचें, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के 99 एमपीज हैं, देश भर से आए हुए हैं, केरल से लेके यूपी तक। अब ये भी है कि हाउस में डेली जाने की तो कोई पाबंद जरूरत है नहीं, आप बिना बताए भी एब्सेंट रह सकते हैं। अब हाउस में अगर किसी खास दिन किसी बिल को लेके वोटिंग होनी है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया अपोजिशन, और उसी दिन कांग्रेस के आधे से ज्यादा एमपी गायब हो जाए, वो नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाउस के अंदर किस मुद्दे पर क्या राय रखनी है, कोई बिल आ रहा है उसको सपोर्ट करना है या अपोज करना है, किस मैटर पर पॉजिटिव वोट करना है या नेगेटिव वोट करना है या एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग है, तो इसके लिए पार्टी क्या कर रही है? एक बंदा लगा दे रही है। हम ही सोचिए सब कांग्रेस के एमपीज हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा, चलो हम बीजेपी के एमपी हैं, तो किसी एक को कि सर आप विप हैं, क्या ज्यादा एमपी हैं तो ये भी हो सकता है कि सर आप चीफ विप हैं, आपको दो सपोर्टिंग विप दे रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपकी जिम्मेवारी रहेगी ये सारा कोऑर्डिनेशन बनाने की। आप इंपॉर्टेंटली बताया करेंगे सब एमपीज को किस मुद्दे पे क्या राय रखनी है, किसी कॉज को सपोर्ट करना है या अपोज करना है, फला दिन वोटिंग है, सबने आना ही आना है। तो मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डायरेक्शन इशू किया कि सपोज 24 अप्रैल को वोटिंग है एक बिल के ऊपर, एवरी मेंबर विल बी प्रेजेंट एंड एवरी मेंबर विल अपोज द बिल, उसके खिलाफ वोट करना है। तो ये जो आपने डायरेक्शन इशू किया, इसको भी क्या कहेंगे? विप। विप हैज बीन इशूड। ये सारा सिस्टम है विप का। लेकिन विप की इंपॉर्टेंस किस बात से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? विप की इंपॉर्टेंस इस बात से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर विप वायलेट कर दिया किसी एमपी ने, तो इट कैन अट्रैक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सीट विल बी गॉन। तो सेम एग्जांपल उठा लीजिए कि आपने विप इशू किया था, इस दिन आना है, बिल को अपोज करना है, मैं गया, प्रेजेंट तो हुआ मैं, लेकिन मैंने बिल को अपोज करने की जगह उसके सपोर्ट में वोट कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप मुझे शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर मेरे जस्टिफिकेशन से आप सहमत हैं तो पार्टी मुझे कंडोन भी कर सकती है, लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन से सहमत नहीं है तो मुझे आप पार्टी से निकालेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, सीट चली जाएगी। दैट्स व्हाई विप इज सो इंपॉर्टेंट। एनी डाउट? क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हर पार्टी का अपना होगा, हर पार्टी का अपना होगा। जैसे भगवंत मान साहब जब एमपी थे तो कई जगह मजाक भी करते थे कि यार मैं ही कल्ला एमपी आम आदमी पार्टी का, तो कहता मैनू कौन डायरेक्टिव होगा, कहता मैं ही विप हाँ, कहता फिर मैं ही की करदा, एक पर्ची ते आप ही लिख लेना इस दिन जाना ते दूजी जेब पा के दूजे हाथ नाल कट लेना, रेगुलेटिंग हिमसेल्फ। क्लियर यहां तक? ऑनलाइन एनी डाउट? सर स्टैट्यूटरी बाय विच एक्ट इन द रूल्स, रूल बुक, ठीक है, लीडर ऑपोजिशन, ओके, एक्ट भी है इसके लिए, वो ठीक, आरएसएस, थैंक यू। चलिए, लीडर ऑपोजिशन, नहीं नहीं बताओ क्या?
नहीं, राज्यसभा में भी है। अलग अलग पार्टी हो सकती है, बट इस वक्त आईएनसी ही है। तो हो सकता है ना कि राज्यसभा में किसी और पार्टी की ज्यादा एमपीज हैं, 1/10 वो बन जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी, देखो सुनो, पीएम किसी मिनिस्टर को लगाते हैं लीडर ऑफ हाउस, राहुल गांधी सरकार में नहीं मिनिस्टर कैसे लगा लेंगे? हाँ जी, ठीक है जी। नहीं अपॉइंट करेगा, नहीं अपॉइंट करेगा। राज्यसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं, उसके एक मेंबर को मौका दिया जाएगा, वहां पार्टी डिसाइड करेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर राज्यसभा में मान लीजिए कांग्रेस लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी लार्जेस्ट है, तो उसके एमपी को मौका मिलेगा। क्लियर? चलिए, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 105। अब हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर बिना किसी फियर के एमपीज को पार्टिसिपेट करना है, वो खुले तौर पर अपनी बात रख सकें और हाउस अपना ऑनर भी प्रोटेक्ट कर सके। तो इसीलिए लेजिस्लेचर को इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज दी जाती हैं। इम्यूनिटीज मतलब कुछ चीजों से छूट, प्रिविलेज स्पेशल राइट्स। क्या? तो अब जो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं आर्टिकल 105 और कुछ प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड हैं, उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वन एंजॉयड बाय द मेंबर्स एमपीज एंड वन एंजॉयड बाय द हाउसेस। तीन लाइनों में याद कर लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज, देन हाउस एक्सक्लूड, पब्लिश, पनिश। अब मैं पहला कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द हाउस, तो एज एन एमपी आप हाउस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करेंगे। बट वेट अ मिनट यार, आर्टिकल 19(1)(a) में हमने ये पढ़ा था कि एवरी सिटीजन इज हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एमपीज भी सिटीजन है। तो यहां ये लिखने की क्या जरूरत है? तो दोनों सेम है क्या अलग है? आर्टिकल 19 में 19 क्लॉज 2, यस। यहाँ क्या ये भी सिटीजन ही है? ओके ओके ओके, तो बस एक चीज समझ लीजिए, दिस इज लार्जर, वे लार्जर देन 19(1) है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये इम्यूनिटी सिर्फ हाउस में एंजॉय की जाती है। ये इम्यूनिटी एमपी को आउटसाइड द हाउस नहीं है, या फिर आउट द हाउस तब होगी जब हाउस किसी एमपी को खुद ऑथराइज करे कि आप बाहर जाके हमारे बिहाफ पर ये बात रख दीजिए कि मीडिया ब्रीफिंग है हमारे बिहाफ पे, आप कीजिए, तब इम्यूनिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या इन द हाउस एंजॉय करते हैं। अब ये लार्जर कैसे है? लार्जर सिंपल ये समझें कि कंप्लीट इम्यूनिटी है। कोई भी एमपी अपनी कोई बात रखता है, किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको लेके किसी भी तरह की लीगल लाइबिलिटी आउट ऑफ द हाउस नहीं होगी। ओदे उत्ते कोई पर्चा नहीं दिता जाऊगा, कितने कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। पहले पॉजिटिव एंगल पे आइए, क्यों दिया है? सर दिया इसलिए है कि बिना फियर के काम करें। अब इसमें तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, मोरालिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड सो ऑन। अब सपोज कोई ऐसी डिबेट चल रही है जहां पे इंडिया की सिक्योरिटी को लेके ही बात करनी है, तो एमपी कहीं डरे ना कि यार मेरे मुंह से कुछ निकले और उधर बाहर मेरे पे पर्चा हो जाए। या फिर अगर वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको ये ना हो कि आउटसाइड द हाउस मेरे पे सेडिशन लग जाएगा। तो एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि खुल के अपनी बात रख सके। क्लियर? तो बाहर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंप्लीट इम्यूनिटी है इस मामले में। लेकिन फिर आइए नेगेटिव तरफ, तो क्या कह रहे थे आप सर? हाँ, जो हाउस में मतलब वो है कि बाहर नहीं लिख सकते, पर हाउस में, हाँ, वो तो अगली स्टेज उस पर आते हैं। लेकिन जैसे फिर इसका मिसयूज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो फिर मिसयूज कैसे करते हैं कि गाली गलौच होने लग जाती है, बिल की कॉपी फाड़ देना, ठीक है, और वेल में फेंक देना, स्पीकर की तरफ फेंक देना, मार कुटाई तक हुई है।
तो मल्टीपल चीजें वो हैं, लेकिन वो सब कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। और एक चीज याद रखनी है कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि कंप्लीट इम्यूनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो पनिश नीचे है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रीच के लिए, ब्रीच ऑफ दिस प्रिविलेज हाउस कैन पनिश, चेयर ऑफ कोर्स काम करेगी। तो ऐसा कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं ना, इनको बाहर 2 MP लड़े और आपस में बोले चुप, बाहर कुछ नहीं कहना, तू हाउस में लिया मैनू, मैं आप आम तौर पर कहना ना तू बाहर मिली उत्थे आई मैं उत्थे दसूंगा। एंड मल्टीपल चीजें लाइक पेपर स्प्रे। तो आंध्र प्रदेश असेंबली का एक चल रहा था सेशन, तब ये तेलंगाना इशू चल रहा था। तो आंध्र प्रदेश में किसी ने एक तेलंगाना के लिए डिमांड प्रपोज करनी थी, ऐसे बिल से लेके आया। तो उसको पहले ही पता था कि जब ये बिल प्रपोज करूंगा तो जो अपोज कर रहे हैं एमएलए वो कुटाई करेंगे मेरी। और हुआ ही वो जैसे ही बिल पढ़ने लगा 4-5 बढ़ गए उसकी तरफ, वो नीचे झुका, जेब में से पेपर स्प्रे, यू नो पेपर स्प्रे, वो निकाल के आंखों में डाल दिया। ये चल रहा है यार हाउस के अंदर। शर्मसार हम तब होते हैं जब कर्नाटक असेंबली में कुछ एमएलएस पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े गए। मल्टीपल एक्ट्स, दैट ऑल ब्रीच ऑफ दिस थिंग। क्लियर? तो है क्यों, क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्लियर? हाँ जी, बहुत दूर है, बहुत दूर है, पहुंचने दो वहां तक मुझे। अभी हाँ हो, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट सिंपल याद रखिए। इन सिविल केसेस, इन सिविल केसेस, पहली बात तो सिर्फ सिविल में इम्यूनिटी है, क्रिमिनल में नहीं है। दूसरा, ड्यूरिंग द सेशन, 40 डेज आफ्टर द सेशन, 40 डेज प्रायर द सेशन, किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आई रिपीट, क्रिमिनल में कोई इम्यूनिटी नहीं है, किसी भी वक्त अरेस्ट कर लेंगे चाहे सेशन चल रहा हो। सिविल केसेस में ड्यूरिंग द सेशन, 40 डेज प्रायर द सेशन, 40 डेज आफ्टर द सेशन, किसी एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ दिस इज टोटल वेग। पहले तो इसका कैलकुलेशन ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि फिक्स नहीं होता है, कैलेंडर ईयर कभी बुला सकते हैं। और दूसरा यार चाहिए भी नहीं, सिविल केसेस में इंडिया में है ही नहीं अरेस्ट, बहुत रेयर कहीं जाके, तो सब कॉलोनियल लेगेसी है, चली आ रही है। देन फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, ये सिर्फ ड्यूरिंग द सेशन है, सेशन के दौरान, उसके आगे पीछे नहीं। अगर सेशन चल रहा है तो फिर किसी एमपी को कोई कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती है कि आप हमारे यहां आके किसी तरह की सर्विस दीजिए, कोई गवाही देके जाओ, कोई डिस्क्लोजर एविडेंस देके जाओ, आइडेंटिफिकेशन करके जाइए, समन करके कंपेल नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, ड्यूरिंग द सेशन MP cannot be compelled by the courts to do some jury service। तो क्या इसका मतलब मैं निकाल लूं कि ड्यूरिंग द सेशन किसी MP को समन ही नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा, समन किया जा सकता है, वो अपनी स्वीट विल पे आना चाहें तो आके डिस्पोजिशन दे सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये तो हुए 3। अगर आप MP हैं तो आप इंडिविजुअली इनको एंजॉय कर लेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम सर्विसेज। अब आइए हाउस की प्रिविलेजेस क्या हैं, कंपोजिड एज अ बॉडी क्या ये यूज कर सकते हैं? तो पहला है राइट टू एक्सक्लूड, राइट टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो कोई भी अगर हाउस की प्रोसीडिंग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो कोई भी एमपी है कि आप एक्सक्लूड कीजिए अपने आप को, बाहर जाइए। या फिर कोई और विजिटर गैलरी में बैठा है, आई बिलीव यू नो विजिटर गैलरी होती है, उसने ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर। तो इट इज नॉट ओनली फॉर द एमपीज, रादर किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन राइट टू पब्लिश एंड नॉट टू पब्लिश एज वेल। एक तो ये समझिए कि हाउस है बहुत ही लाइक फॉर्मल प्लेस, तो एक तो पब्लिकेशन के आउटसाइड ब्रॉडकास्ट जाएगा या नहीं जाएगा, लाइव आज इसका प्रसारण संसद टीवी पे होगा या नहीं होगा, या यूट्यूब चैनल पे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन पब्लिश में एक और चीज है, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर पब्लिश्ड मीन्स आर टेकन इनटू रिटन रिकॉर्ड्स। आई बिलीव आपने देखी होंगी कार्रवाई, वेल ऑफ द हाउस में कुछ वो सेमी सर्कल में लोग बैठे होते हैं, टाइपराइटर टाइप की कुछ चीज रख के, तो क्या हो रहा है सर? सब कुछ रिड्यूस इनटू राइटिंग है, किस मुद्दे पे किस एमपी ने क्या कहा, ये सब लिखा जाएगा। इसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार होंगी, लाइब्रेरी में जमा की जाएंगी।
किस लिए? कि आगे आने वाली पीढ़ियां 50 साल 60 साल बाद रिविजिट कर सके कि देश में जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था तो रविशंकर जी प्रसाद ने क्या कहा था या फिर मनोज झा साहब ने क्या कहा था, और उससे सीख सकें। क्लियर है यहां तक? तो ये है राइट टू पब्लिश, बट इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू पब्लिश एज वेल। मतलब के एक तो रिकॉर्ड से ही हटा देंगे, चेयर के पास ये पावर होती है। तो कई बार आप देखेंगे कि चेयर क्या कह रही है? एक्सपंज एक्सपंज, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, हटा दीजिए सारी चीजें जो नेसेसरी नहीं है। क्योंकि अभी तो हमारे साथी ने बताया कि गालियां भी दे दी जाती हैं, तो वो भी रिकॉर्ड पे रखोगे, 50 साल बाद वाली पीढ़ियां देखें साडे बाबे गाना कितना कर दी, आप हटा दीजिए उसको। क्लियर है? और फिर दूसरा आता है पब्लिकेशन टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक इन द मीडिया और समवेयर, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे पहले दूरदर्शन पे तो आम ही आता था कि आज का प्रसारण बंद रहेगा, जिसको कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिबेट है, से दुनिया भर में जंग लगी पड़ी है, वर्ल्ड इज बिकमिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होनी चाहिए, इस पर ही डिबेट आ गया मान लीजिए। तो अगर इसको हम लाइव कर देंगे, फिर चाइना भी देख रहा है बैठ के, पाकिस्तान भी देख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उसको लाइव करने से या उसको टेलीकास्ट या पब्लिश नहीं करेंगे। राइट टू पब्लिश, नॉट टू पब्लिश, बोथ इंक्लूडेड। क्लियर? देन कम्स राइट टू पनिश। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो हाउस अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी, नॉट ओनली द एमपीज, आउटसाइडर किसी पर्सन को भी पनिश कर सकते हैं। लेकिन पनिशमेंट क्या होगी ये नहीं लिखा हुआ है। रूल बुक्स में कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपरली कोडिफाइड नहीं है। तो थ्योरेटिकली इफ वी गो, पनिशमेंट कैन बी एनीथिंग। तो एक तो सस्पेंशन, वो तो हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन इसके अलावा चेयर कैन सेंड अ पर्सन टू प्रिजन एज वेल। अगर कंटेम्प्ट करते हैं, खासकर किसके लिए? अगर मैं बात करूं कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, उसके लिए किसी को भी पनिश किया जा सकता है। सो जैसे कर्नाटक असेंबली का ही एक इंटरेस्टिंग केस था, दो पत्रकार थे वहां, रवि बिलागरे, राजू नाम के। ये लगातार ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे लोकल मैगजीन में कि एमएलए करप्शन करते हैं, एमएलए ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, जनता का ध्यान नहीं रखते। वो एमएलए ने स्पीकर वगैरह शिकायत की, यार बदनाम कर रहा है। तो पहले उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स गए थे कि आप ये रिपोर्टिंग मत कीजिए, इससे हाउस के ऑनर में लॉस कॉज होता है, आप डिफेम कर रहे हैं। बोले नहीं, पत्रकारिता का धर्म है, हम तो करेंगे रिपोर्टिंग। तो फिर एक दिन बोले आ जाओ, आ गए। बोले क्या करना है? नहीं रुकोगे? बोले नहीं रुकेंगे। 1 साल जेल, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि अभी कुछ महीने पहले या साल पहले की बात है, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आके माफी क्यों मांग के गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड। theoretically, if I say theoretically, पेपर में मत लिख देना है, they can even give capital punishment, क्योंकि कोडिफाइड कुछ भी नहीं है। Any doubt? Any doubt? Any doubt? हम्म हम्म नहीं, मैंने इस न्यूज को मैंने कवर नहीं किया, तो आई डोंट नो अबाउट दिस। क्लियर है यहां तक? शिट, हाँ जी। जयललिता वॉज ओके ओके, वो जो, हाँ आई नो दैट इश्यूज नहीं किया था। ओके फाइन। तो समझिए इस चीज को, फिर से माइक्रोस्कोपिक नहीं होना है। हाउस ये कर सकता है, करे ही करे, ये तो कोई लाजमी नहीं है ना। सर रूल किसने किया था? रूलिंग पार्टी वालों ने किया था ना। स्पीकर किसका है? रूलिंग पार्टी का। मेजोरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी का। अगर आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा केस जाने दिया, उसमें कल्प्रिट वो खुद थे जिन्होंने सजा देनी है, तो क्यों देंगे अपने आप को सजा? तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डिमाइज सोल, बट कपड़े वपड़े फाड़ने के बाद अब कहेंगे ओ सॉरी गलती होगी, चलो अब हम खुद को सजा दें, नहीं दी। क्लियर है यहां तक? ओके चलिए सर, जुडिशियल रिव्यू ऑन पनिशमेंट, यस विक्रम, इट इज ओपन।
वही सेफगार्ड एक जुडिशियल रिव्यू का। चलो एक इंटरेस्टिंग केस सुनो। कभी भी लॉ अगर कोडिफाइड नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जुडिशियल रिव्यू का जो आपने पूछा है, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का केस है, पुराना है 1960s के अराउंड का। सुभाष, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, एक बंदा था और उसका भी यही पत्रकारिता का धर्म निभा रहा था। वो भी तो पत्रकार बहुत परेशान करता है, तो ऐसे यही सेम सा केस, ऐसे रिपोर्टिंग करता था एमएलए की। ये वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने बुलाया, 15 दिन की जेल कर दी उसको। आ जेल, बोला ठीक है 15 दिन जेल जाते हैं, क्या दिक्कत है। उसका केस किसी वकील के हत्थे लग गया। वकील साहब ने लखनऊ बेंच, जो हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ के अंदर, वहां हेबियस कॉर्पस फाइल कर दी। हेबियस कॉर्पस किस केस में इशू करवाते हैं भाई? इलीगल डिटेंशन। और पता नहीं कोर्ट में कैसे उसने इलीगल डिटेंशन प्रूव कर दिया। लखनऊ बेंच ने हेबियस कॉर्पस इशू कर दी, ठीक है, तो बंदे को छोड़ना पड़ा। अब हुआ ये कि जब उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पता लगा तो गुस्सा कर गया। मतलब स्पीकर साहब ने कहा यार 2 कौड़ी का हाईकोर्ट हमारे ऑर्डर कैंसिल करेगा। अब जो हाईकोर्ट की ये हेबियस कॉर्पस है, इसको उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने ऑर्डर का कंटेम्प्ट बनाया और हाईकोर्ट के जजेस को कहा इतनी तारीख को हाउस में आना, हम आपकी पनिशमेंट देखेंगे। स्पीकर इज समनिंग हाईकोर्ट जजेस इन कंटेम्प्ट मैटर। वो भी क्या, उसके कोर्ट की जजमेंट को लेकर। क्लियर? हाईकोर्ट के बेंच के जजेस ने सूमो बुक की और पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। वहां बैठ के सब जजेस की मीटिंग हुई। बोले सर ऐसा ऐसा हुआ। बोले ठीक है अभी बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली का कंटेम्प्ट नोटिस था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस नोटिस को हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट बना लिया और स्पीकर को कहा इतनी तारीख को तू इलाहाबाद आना, अब हम तुझे देखेंगे। सर लीगल फ्रेटर्निटी में इसका कोई हल ही नहीं था। गवर्नर ने मैटर किया रेफर प्रेसिडेंट को, उसके बाद जो आपका कहना है गलत दबलो, ऑर्डर कैंसिल करो, चुप करके भेजो। ये क्योंकि लॉ में इसका कोई हल ही नहीं है। सो अगर आप मेंस लिख रहे हो तो व्हाट वी नीड, कोडिफाइड लॉज। क्लियर है यहां तक? तो जुडिशियल ओपन है, ओपन है सर, आ जाइए आगे। सेशंस ऑफ द हाउस क्विकली कवर करते हैं। आर्टिकल 85 में द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड दैट द हाउसेस, इनकी 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, तो 6 महीने से पहले पहले इनको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन एज अ प्रैक्टिस हमने 3 रेगुलर सेशन रखे हुए हैं, विच इज कॉल्ड बजट, मॉनसून, विंटर सेशन। लेकिन ये प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चंस में प्लीज थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि कोई चीज आपसे कॉन्स्टिट्यूशनली पूछी जा रही है या जनरली पूछी जा रही है। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। इनका कोई टाइम डे फिक्स नहीं होता है। नॉर्मली इनका पीरियड हमने कैसे महीनों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। जैसे बजट सेशन नॉर्मली जनवरी टू अप्रैल कॉल करेंगे। वो 26 जनवरी की परेड से खत्म हुई, सेलिब्रेशन ओवर हुए, बुला लेते हैं 27-28 को। देन मॉनसून जुलाई टू सितंबर, विंटर नवंबर दिसंबर। लेकिन जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट कैन बी जुलाई अगस्त, इट कैन बी अगस्त सितंबर, इट कैन बी ओनली नवंबर, इट कैन बी ओनली दिसंबर, इट कैन बी नवंबर दिसंबर। समनिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर है। प्लीज याद कीजिए, स्ट्रिक्टली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सरकार तय करती है सेशन कब बुलाना है, कब खत्म करना है। तो समन प्रोरोग बोथ ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? ज्यादा एजेंडा भी मेजरली वही तय करते हैं। अब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है बजट सेशन, द लार्जेस्ट सेशन एज वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट? यूनियन बजट इज बीइंग पास्ड। वैसे भी आप नाम देखो, एक ही है जो काम के नाम पे रखा गया है, बजट सेशन। बाकी कहीं से मॉनसून एंजॉय करवा लो तो कहीं विंटर एंजॉय करवा लो। मॉनसून सेशन नॉर्मल लॉ मेकिंग सेशन है, वही सारे काम चलते रहेंगे। विंटर के बारे में बस इतना याद रखिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेशन, वीक, 1.5 हफ्ता, बात खत्म। इसके अलावा दूसरी तरफ स्पेशल सेशंस भी कॉल किए जा सकते हैं। स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें दोनों हाउसेस को कॉल किया जाएगा।
और दूसरा ऑफ लोकसभा ओनली। ये अंडर आर्टिकल 352 है। तो इसको हम इमरजेंसी के साथ पढ़ते हैं। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है, 1/10 MP ऑफ लोकसभा अगर ये लिख के दे दें सेशन चल रहा है तो स्पीकर को, और नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को, कि हमें नेशनल इमरजेंसी हटानी है, तो 14 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ लोकसभा का एक स्पेशल सेशन कॉल किया जाएगा, जहां सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को आगे लेके जाना है या यहीं खत्म कर देना। एंड दिस वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्या? एंड देन कम्स बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट। इसमें लोकसभा भी बुलाएंगे, राज्यसभा भी बुलाएंगे। जैसे अभी पीछे डिमांड आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड रखी थी कि एक स्पेशल सेशन कॉल कीजिए जिसमें सरकार ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल हमें प्रोवाइड करे, पर वो सेशन कॉल नहीं किया गया था। तो बस इतना कि किसी भी स्पेशल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए स्पेशल सेशन कॉल किया जा सकता है, किसी भी चीज के लिए। ये वाला सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, मतलब ये डिफरेंटली याद रखिएगा कि लोकसभा का एक स्पेशल सेशन ऐसा हो सकता है, और क्या याद रखना है, राज्यसभा का ऐसा सेशन नहीं हो सकता। और इसके अलावा जनरली कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए दोनों हाउसेस का स्पेशल सेशन कॉल कर सकते हैं। नहीं, वो सरकार की अपनी मर्जी थी कि हम नहीं इसके लिए सेशन कॉल कर रहे हैं, कि हम ऑलरेडी अपनी बात रख चुके हैं और फिर फॉलो अप में पार्लियामेंट्री फॉरम जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर, हमने उनको ब्रीफ कर दिया, तो इट वॉज अ मैटर ऑफ चॉइस, उन्होंने नहीं कॉल कराया। क्लियर यहां तक? लास्ट थिंग, स्पेशल सेशन सुन के हमें यह लगता है कि जब हाउसेस सेशन में नहीं है शायद तब कॉल किए जाते हो, तो ऐसा नहीं है। एक ऑनगोइंग सेशन को बीच में रोक के भी स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। मतलब ये कि स्पेशल सेशन, एक तो ये याद रखिएगा, किसी स्पेशल बिजनेस के लिए होगा और उस सेशन में वही काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1997 मॉनसून सेशन चल रहा था और इंडिया की इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आ गई। अब है क्या कि देखिए, जो हाउस के सेशन चल रहे हैं उसमें तो काम पहले से डिसाइडेड होते हैं, उसमें तो क्वेश्चन आवर चलेगा, 0 आवर चलेगा, एजेंडा ऑफ द डे चलेगा। तो क्या किया गया था, 3 दिन के लिए ऑनगोइंग सेशन को बीच में एंड कर दिया था और फिर 3 दिन का एक स्पेशल सेशन कॉल किया था टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो उसमें क्वेश्चन आवर वगैरह नहीं हुए। क्या हुआ उसमें, शहीदों को याद करो, स्पीचेस दो, इंपॉर्टेंस बताओ, ये सारा काम किया गया। आपने वो एक ट्रेंड देखा होगा कि हम ये करते हैं इंटरनेशनली कि जब कोई इंपॉर्टेंट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है तो हम अपने हाउस को एड्रेस कराने लेके जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया हुआ है, चलन है बेसिकली। ये भी स्पेशल सेशन के दौरान ही किया जाएगा, उसको स्पेशल सेशन का नाम दे देते हैं नॉर्मली। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए सर, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन पेंडिंग बिल्स। या बड़ी ईमानदारी से कहूँ ना, ये टॉपिक ना मैंने पिछले कुछ बैचेस में ऐसे पढ़ाना सब बंद कर दिया था। ये वाला मुझे लगता है इतना स्टैटिक नहीं पूछते हैं, अब ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। पिछले साल यूपीएससी ने पूछ लिया, तो प्लीज अब इसको याद करेंगे। है क्या, समझें इस चीज को। प्रोरोगेशन का पेंडिंग बिल्स के ऊपर कोई असर नहीं होता है। एक बिल लोकसभा में मान लीजिए पास हुआ था, राज्यसभा पहुंचा है, हाउस प्रोरोग हो गया, बजट सेशन में वो राज्यसभा गया था, मॉनसून सेशन में वहीं से शुरू कर देंगे। प्रोरोगेशन डजंट हैव एनी इफेक्ट अपॉन द पेंडिंग बिल्स इन द हाउसेस, बट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज हैविंग एन इफेक्ट। तो कुछ टाइप के बिल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लैप्स कर जाते हैं। अगर आपको बिल पास कराना है, नए सिरे से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बस 3 कैटेगरी और सीधा रटिफिकेशन इसका। कौन कौन से बिल लैप्स करेंगे? अ बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर लोकसभा, उसी लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था, उसी में पेंडिंग पड़ा है, अभी पास हो गया, राज्यसभा नहीं गया, लैप्स। देन अ बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग बिफोर राज्यसभा, लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, लैप्स।
एंड देन बिल पास बाय राज्यसभा एंड पेंडिंग बिफोर लोकसभा। राज्यसभा से पास हुआ था, लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है, लैप्स हो जाएगा। तो कुछ भी इक्वेशन बना के इसको याद करेंगे। देन बिल दैट वुड नॉट लैप्स, कौन सा लैप्स नहीं करेगा? अ बिल ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा, पेंडिंग इन राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा की गेम है, लोकसभा से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर लैप्स नहीं होगा। अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस एंड वेटिंग प्रेसिडेंशियल असेंट, दोनों हाउसेस से निकल गया तो भी लैप्स नहीं होगा। या फिर एक ऐसा बिल जिसके लिए जॉइंट सिटिंग कॉल की गई है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी बिल लैप्स नहीं करेगा, प्रेसिडेंट एक नई डेट अनाउंस करेंगे जॉइंट सिटिंग की और वहां बिल को डिसाइड किया जाएगा, लैप्स नहीं होगा। क्लियर यहां तक? तो मेरे ख्याल से इसकी वन साइड भी आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। या जैसे ये कमोबेश आसान है याद करना कि भाई जॉइंट सिटिंग के लिए बिल कॉल किया है तो लैप्स नहीं करेगा। जॉइंट सिटिंग क्या है, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, आर्टिकल 108 अभी कवर करेंगे। फिलहाल क्या, किसी भी बिल के ऊपर डेडलॉक है, उसके लिए जॉइंट सिटिंग कॉल की गई है, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, तो अगर जॉइंट सिटिंग कॉल हुई है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट नई लोकसभा आने के बाद एक नई डेट दे देंगे, बिल लैप्स नहीं करेगा। क्लियर? या फिर यहां पर कुछ ऐसा बना लें कि जहां भी लोकसभा ज्यादा पिक्चर में आ रही है वो बिल लैप्स कर जाएगा। कुछ अपना तरीका बना के याद कीजिए। चलिए, bills in the parliament. Now this is the most important part of our discussion. बेसिकली 4 तरह के बिल, उनकी डेफिनेशन क्या है और वो किस प्रोसेस से पास होंगे हाउसेस के अंदर, ये हमें समझना है। सबसे पहले बिल्स की तरफ जाएं तो 2 तरह के बिल की क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट बिल या इसी को कहते हैं पब्लिक बिल, और दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल। तो गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल क्या है? अगर कोई बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसको पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल कहेंगे। सिंपल, सरकार का बंदा पेश कर रहा है तो सरकारी बिल कहोगे ना। कोई भी मिनिस्टर, वो कैबिनेट हो, एमओएस इंडिपेंडेंट हो, एमओएस हो, अगर वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये गवर्नमेंट बिल है। क्लियर? और कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है अगर वो बिल पेश करे तो प्राइवेट मेंबर बिल। क्लियर है यहां तक? तो अगर राहुल गांधी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्राइवेट मेंबर, अमित शाह, कंगना रनौत मैम, प्राइवेट की गवर्नमेंट, isn't she from ruling party? Doesn't matter. तो अगर रूलिंग पार्टी के एमपी भी बिल प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो प्राइवेट मेंबर बिल ही होगा। याद रह जाएगा? चलिए, 4 तरह के बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट वी गो बाय द डेफिनेशंस। ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन, अच्छा इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन नोट करो यार, 1 मिनट, प्राइवेट मेंबर के साथ 2-3 चीजें लिखो। ओनली 14 बिल, only 14 such bill, 14 such bill been passed since independence. as there 14 bill pass हुए after 1970 no private member bill is being passed. 70 no private member bill is being passed. In 17th लोकसभा 1924, 17 लोकसभा 729 such bills were introduced. 729 such bill were introduced. Only 2 discussed upon, none passed. 729 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें से सिर्फ 2 पे डिस्कशन हो पाई, पास कोई भी नहीं हुआ। इसका मतलब
बाकी जो बिल हैं उन पर डिस्कशन भी नहीं हुआ। दो इंफॉर्मेशन और लिखो। 1 month नोटिस इज रिक्वायर्ड, 1 month प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड, मतलब आप अगर प्राइवेट मेंबर बिल दे रहे हो तो 1 महीने का प्रायर नोटिस देना होता है। एंड सच बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन फ्राइडे, वो दिन रख लिया उन्होंने। चलिए, कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ बिल्स। ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन यार बहुत टफ है, साल 2 साल में याद आ जाए तो कर लेना। एनी बिल कंसर्न विद ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विल बी कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। क्या डेफिनेशन होगी ऑर्डिनरी की? हाँ, ये याद रखिए, सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का हो सकता है, ठीक है। देन इट कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी बिल। ये समझते हैं, अंडर आर्टिकल 110 मनी मैटर्स प्रोवाइडेड है, और अगर कोई बिल एक्सक्लूसिवली एक या उससे ज्यादा मनी मैटर पे है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मनी बिल। आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी बिल एक्सक्लूसिवली अगर एक या उससे ज्यादा मनी मैटर्स पे है तो फिर ये मनी बिल कहलाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मनी बिल्स, आप मनी बिल के जो मनी मैटर है ये आपको याद करने हैं। सो इट कॉल फॉर टैक्सेशन, बोरोइंग एंड फंड्स। तो अगर टैक्स में कुछ भी हो रहा है, नया टैक्स लगा रहे हैं, पुराना टैक्स अबॉलिश कर रहे हैं, टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये क्या है? मनी मैटर। बोरोइंग, इंडिया कुछ भी से वर्ल्ड बैंक से बोरो करके लेके आ रहा है कुछ कोलेटरल रख के, वो भी क्या होगा? मनी मैटर है। इसके अलावा फिर बात आ जाती है फंड्स की, जैसे कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड। तो इसकी कस्टडी किसके पास होगी? किसकी अथॉरिटी में इसको मैनेज किया जाएगा, किसकी अथॉरिटी से पैसा निकाला जाएगा? देन एप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ सीएफआई, अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के एप्रोप्रिएट करना है, खर्च करना है, ये मुद्दा भी मनी मैटर है। देन डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर एज चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन सीएफआई, किसी भी तरह के खर्चे को अगर चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है, ये भी मनी मैटर है। एंड देन इट कम्स टू रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो हमारे पास मोटे मोटे 3 फंड हैं, आगे करेंगे फंड्स भी हम कवर बजट के साथ जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड। तो तीनों ही फंड यहां पर रिप्लेट कर दिए गए। तो पहले तो कोशिश करें कि नोट्स में से इन वर्बैटिम इनको याद करें, और अगर इन वर्बैटिम वो तो याद करना ही है, लेकिन फिर भी कोर जरूर याद रखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि मनी मैटर्स क्या हैं 110 आर्टिकल में, तो मैं सीधा कहूं टैक्स, बोरोइंग, फंड्स। जोर से बोलो, टैक्स, रिपीट, एक बार और, फंड्स। तो अगली बार पूछूंगा तो भूलेंगे तो नहीं? टैक्स, बोरोइंग, फंड्स। अच्छा, मनी तो पता लगी रहा ना, पैसे की गेम है भाई, क्लियर यहां तक? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी बिल की जीस्ट कोर है एक्सक्लूसिविटी। बिल शुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन दीज टॉपिक्स ओनली। अगर इसमें मनी मैटर्स के अलावा कोई और मैटर आ गया तो मनी बिल नहीं होगा। द जिस्ट इज एक्सक्लूसिविटी, शुद्ध, खालस, खालसा। इस ग्लास में पानी तभी तक है जब तक इसमें सिर्फ पानी है, शराब की एक बूंद भी इसे पैक बना देगी। तो मनी विल मीन्स एक्सक्लूसिवली ऑन द मनी मैटर्स, क्योंकि अगर मनी मैटर के साथ कोई और मैटर आ गया तो फिर वो क्या बनेगा? वो बनेगा फाइनेंशियल बिल्स। तो ये है आपका शुद्ध जल, ये रहा आपका। तो आइए लाउडर। सेस क्या होता है भाई? सेस बताओ। सेस क्या होता है? टैक्स अपॉन टैक्स। जी, चलिए आइए। आर्टिकल 117 में 2 तरह के फाइनेंशियल बिल्स हैं। अब थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, प्लीज अब सारी एनर्जी के साथ फोकस कीजिए। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन
टफ आएगा, अगर टफर डिग्री में जा रहे हैं तो यहाँ आएंगे। हरियाणा ने क्वेश्चन बनाया था, उनसे क्वेश्चन ही नहीं फॉर्म हुआ, वो हाईकोर्ट में फिर गालियां पड़ी उनको जाके कि आपने गलत फॉर्म किया, इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रहे थे वो। तो प्लीज पूरा कंसंट्रेशन चाहिए अगले 10-15 मिनट आपका। नाउ सी, पहला है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल बिल टाइप 2। ये तो सिंपल है जो हमने अभी किया, मनी मैटर है प्लस नॉन मनी मैटर है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है फाइनेंशियल बिल की, दैट इज फाइनेंशियल बिल टाइप 1। लेकिन अगर नॉन मनी मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, और साथ में एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई, ये वाला पर्टिकुलर अगर एक्सपेंडिचर, ये वाला पर्टिकुलर मनी मैटर है, तो फिर क्या होगा? तो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 होगा। आइए इधर, अगर मैंने ऑर्डिनरी कुछ लॉ बनाया और साथ में मैंने बोरोइंग क्लोज डाल दिया, तो हो गया क्या? टाइप 1। मैंने ऑर्डिनरी बनाया, साथ में कोई टैक्स डाल दिया, टाइप 1। लेकिन अगर मैंने कुछ ऑर्डिनरी लॉ बनाया और एप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ सीएफआई, ये वाला पर्टिकुलर चौथे नंबर का, ये डाल दिया, तो टाइप 2 है। क्लियर? चलिए एग्जांपल के थ्रू। सरकार एक बिल लेके आती है जिसमें यह है कि हम वर्ल्ड बैंक से 400 करोड़ रुपए उधार लेंगे, 2% इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, सिर्फ इतना है। तो यह है मनी बिल। वाई? अब आप कहेंगे सर 2% इंटरेस्ट भी तो उसमें लिखा है, लेकिन ये रिलेटेड है, क्योंकि एनी मैटर इंसिडेंटल टू दीज मैटर्स अगर रिलेटेड है तो मनी मैटर ही है। तो 2% इंटरेस्ट रेट, वो तो क्लॉज लिखा ही लिखा होगा लोन के साथ। क्लियर? लेकिन अब आइए इस तरफ कि हम, सरकार एक बिल लेके आई और उसमें कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से 400 करोड़ रुपए उधार लेके आएंगे, 2% इंटरेस्ट रेट पे लेके आएंगे। लेकिन फिर साथ में ये लिखा कि इंडिया में एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई जाएगी। रोड सेफ्टी काउंसिल का एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन ये है और उनके पावर्स एंड फंक्शंस ये हैं। अब इसमें मनी मैटर भी है, 400 करोड़ रुपया उधार वाला, लेकिन फिर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी आ गया कि एक काउंसिल बन रही है, उसके मेंबर्स, उसकी अपॉइंटमेंट, उसके पावर्स एंड फंक्शंस। तो क्या बनेगा? ये टाइप 1 फाइनेंशियल बिल। अब आइए दूसरी तरफ, अगर यही सारी चीज सरकार कहे कि हम एक रोड सेफ्टी काउंसिल बना रहे हैं, उसके ये मेंबर है एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन इसके लिए हम 400 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से नहीं ले रहे, 400 करोड़ रुपए सीएफआई से खर्च करेंगे, तो टाइप 2 फाइनेंशियल बिल। एनी डाउट प्लीज आस्क। मुझे इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है प्लीज पूछिए, ऑनलाइन। ठीक है, क्लियर यहां तक? किसी को नहीं पता? हमारे जानने की जरूरत नहीं है, सब यहीं तक रखिए। हाँ, सीएफआई पे आएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। यहां तक पहुंच गए? मुझे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 बताइए पहले, वो क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। आ जाता हूँ, सारे इश्यूज के ऊपर आ जाता हूँ, अभी पैसेज के बाद आ जाता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर क्लॉज है यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लॉज वाला है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, एनी बिल सीकिंग द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नाउ कम टू दिस थिंग, द पैसेज। किस तरीके से हाउसेस से डिफरेंट बिल पास होते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेंगे, लाइक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, देन ओरिजिनेटिंग हाउस कौन सा है, लोकसभा में ओरिजिनेट होगा या राज्यसभा में, देन लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स क्या हैं, फर्दर मेजॉरिटी कौन सी चाहिए, और प्रेसिडेंट कौन सी वीटो यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले ऑर्डिनरी, जिसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है पास होने का। देखो, आर्टिकल 107 रिलेटेड आर्टिकल है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिल किसी भी हाउस में
ओरिजिनेट हो जाएगा, चाहे लोकसभा में कर लो चाहे राज्यसभा में कर लो। फर्दर लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर्स, मेजॉरिटी सिंपल चाहिए और प्रेसिडेंट एनी और ऑल वीटो इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें कि सर इक्वल कैसे हैं डिसइक्वल कैसे हैं, मनी बिल से समझते हैं। वी कम टू प्रोविजन 109 में है, मैं कहना ये चाहता हूं मनी मैटर्स क्या है, ये आर्टिकल 110 में लिखे हैं और मनी बिल के पास होने का स्पेशल प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 109। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिल इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं, पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके आइए उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा और आप इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में कभी ओरिजिनेट नहीं होगा। और इसके आगे जाके राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन मिले हैं इसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए। राज्यसभा ऑन इट्स ओन कैन नॉट स्टॉप और अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा एंजॉयज वेरी लिमिटेड पावर रिगार्डिंग मनी बिल। 14 दिन में डिसाइड कर लो जो भी हो रहा है। 14 दिन में अगर डिसाइड नहीं कर सकी राज्यसभा तो भी मनी बिल विल बी डीम्ड पास। ये बिल राज्यसभा भेजा जाएगा 14 दिन में, अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन है तो बता दीजिए। देखिए मनी बिल होके गया पास राज्यसभा के पास, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मनी बिल पास है, प्रेसिडेंट जाएगा। राज्यसभा ने कुछ रिकमेंड कर दिया कि यार ये चीजें चेंज कर लो, तो अब बिल वापस आएगा लोकसभा। लोकसभा की मर्जी है, वो चाहे चेंज करें तो बिल अमेंडेड फॉर्म में पास माना जाएगा, और अगर वो कोई चेंज नहीं करते हैं तो बिल ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाएगा। 14 दिन तक अगर राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो 14 दिन के बाद बिल इज डीम्ड ड्यूली पास्ड। एनी डाउट? क्रिस्टल क्लियर है? तैथे लोकसभा बनी है जट, कहते सोनिए पावे तू के हां पावे तो ना, आप हां मन के चल रहे। 14 दिन का टाइम है, जो जरदा जुरदा छुड़ाना छुड़ा ला। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, इसके आगे सिंपल मेजॉरिटी नीडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट कैन यूज ओनली एब्सोल्यूट वीटो, only absolute veto, no other veto. And we know this thing, absolute veto can be exercised only on the advice of Council of Ministers. कौन कौन सी वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, जल्दी? ठीक है, सस्पेंसिव में क्या होता है? रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडर होके आ जाए तो असेंटी देनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। पॉकेट अनलिमिटेड टाइम के लिए नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। क्लियर है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं आर्टिकल 110 में मनी मैटर्स डिफाइन है, और ये जो प्रोसीजर है कि मनी बिल इस स्पेशल प्रोसीजर से पास होगा, ये आर्टिकल 109 में है। ये भी याद, यूपीएससी पूछ चुकी है इसको। क्लियर? 109 पूछा था उन्होंने एमसीक्यू के अंदर। ओके, आगे आ जाइए सर। टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइनेंशियल बिल। अब बस यहां एक छोटी सी टेक्निकलिटी समझ में आ गई, मैटर सॉल्व। और इस टॉपिक पे जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो हम क्रैक कर जाएंगे। नाउ सबसे पहले आप उठाइए टाइप 1। समझिए कि टाइप 1 फाइनेंशियल बिल आधा मनी बिल है और आधा ऑर्डिनरी है, तो इसके पास होने का आधा तरीका मनी जैसा है, आधा ऑर्डिनरी है। जैसे सबसे पहले, मतलब नॉर्मली मैंने वैसे ही लिख दिया जो टाइप 1 की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी इंट्रोड्यूस करने से पहले, और इसको आप सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक मनी बिल। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 विद रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। लेकिन इसके आगे फिर बिल्कुल वैसा है जैसे ऑर्डिनरी, मतलब लोकसभा राज्यसभा enjoys equal power and simple majority is needed. Further, any or all vetoes can be exercised. अच्छा, यहां पे रुक के आपको इक्वल पावर की गेम समझ में आ गई है? क्योंकि यहां पे 14 दिन दे रहे हैं तो इक्वल पावर नहीं है राज्यसभा की।
तो इक्वल पावर से मेरा मतलब यह है कि अगर लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा में बिल फेल हो गया, तो ये बिल पास नहीं है, डेडलॉक है, फेल भी नहीं है, डेडलॉक है, डेडलॉक। वेलकम टू दिस थिंग। मैं ज्वाइंट सीटिंग के साथ करवाता हूँ चीज। यहां तक क्लियर? आप मिनिस्टर हैं, आप टाइप 1 फाइनेंशियल बिल लेके आए, तो आपको याद होना चाहिए कि पहले प्रेसिडेंट ऑफिस जाना है, रिकमेंडेशन लेनी है, उसके बाद सीधा लोकसभा आना है। क्लियर? अब आइए अगर टाइप 2, तो यहां पर गेम क्या है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, बट नॉट बिफोर द इंट्रोडक्शन, बट बिफोर द पैसेज इन द हाउस, एंड इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी हाउस। क्या फर्क है बस यहां पर? बिफोर पैसेज पहला तो एक सूरत तो यह है कि मैं मिनिस्टर हूं और मैं टाइप 1 फाइनेंशियल बिल ला रहा हूं, तो मुझे इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, नहीं तो मैं बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा। टाइप 2 में मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं हाउस में, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो जाए, और फिर बाद में किसी दिन जाके जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया है उसमें पास होने से पहले किसी दिन जाके प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लाऊंगा। पहले काम तो शुरू करवा लूं। गेटिंग माई पॉइंट? सो बस इतना समझें, टाइप 1 फाइनेंशियल बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है बिफोर इंट्रोडक्शन, और टाइप 2 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है बिफोर पैसेज। क्लियर यहां तक? और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ये एनी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। आगे प्लेन एंड सिंपल, इक्वल पावर्स हैं और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एनी और ऑल वीटो हो सकती है। अब आइए इस तरफ कि हरियाणा ने गलती क्या की थी। अभी 2 साल पहले हरियाणा ने डाला स्पेसिफिक लिख के फाइनेंशियल बिल्स, एसबी यूज करके, फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। टाइप 1 2 उन्होंने दिया ही नहीं और बिल्स भी लिख दिया, तो डिस्प्यूटेड, रॉन्ग स्टेटमेंट, और इसको सही कर रहे थे। यहां से लोकसभा में होगा? नहीं होगा सर, एनी हाउस ये आ सकता है। क्लियर है यहां तक? अब जो आप पूछ रहे हैं बार बार कि यार ये जो स्पीकर के थ्रू नॉन मनी बिल को मनी बिल का टैग दिया जाता है, वो क्या होता है? जहां पे भी ये पैसे वाली गेम आ जाती है ना, एक तो दोनों में पैसा चल रहा है, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर आप देखेंगे कि सरकार का झुकाव होता है कि मनी बिल का टैग मिल जाए। उधर अपोजिशन चाहेगी कि इसको फाइनेंशियल बिल का टैग मिले। क्यों? यार मनी बिल सरकार बहुत इजीली पास करा लेगी। यार लोकसभा मेजॉरिटी है सरकार की, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। हद क्या है? राज्यसभा एट द मैक्स कैन डिले अ मनी बिल फॉर 14 डेज, और तो कुछ नहीं है। तो चल 14 दिन बाद पास करा लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में इक्वल पावर है। अगर लोकसभा से एक फाइनेंशियल बिल पास हुआ और राज्यसभा में वो बिल फेल हो गया, तो बिल इज नॉट पास्ड, देयर इज डेडलॉक, फंस जाएगा बिल। तो सरकार को लगता है कि यार अगर कहां राज्यसभा में मत्था मारेंगे, और ज्यादातर सरकार की मेजॉरिटी नहीं होती है राज्यसभा के अंदर, तो फिर स्पीकर को इशारा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन मनी रूट से निकाल दो, मनी रूट से निकाल दो। हैंस आधार बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था, तो मनी का उसमें लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी उसको मनी रूट से निकाल दिया गया था। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे। देन वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। यार ना फनी स्टोरी है वैसे तो इसके पीछे। देखो पहली बात तो अगर आप अदरवाइज पूछ रहे हो कि कैसे, अब यार स्पीकर का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। हालांकि एक चीज अगर आप थोड़ा डीपर पूछ रहे हैं, आधार को लेके एक तो पुत्तस्वामी केस हुआ था, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसको डील कर रही थी, और उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी आया था कि सर क्योंकि इस नॉन मनी बिल को मनी बिल की तरह पास कर दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये बिल तो एब इनिशियो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना चाहिए। प्रोसीजरल फॉल्ट है सर इसमें। तो 5 जज में से 4 ने कहा कि सर हम इसको डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज बार, स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, कैन नॉट बी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ। वो उसी पर है।
एक जज, उन्होंने डिसेंट ओपिनियन लिखी थी, जो बाद में चीफ भी बने, मैं बीवाई चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूं। उन्होंने इस जजमेंट में लिखा था दैट स्पीकर्स डिसीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, लेकिन क्योंकि वो माइनॉरिटी जजमेंट होगी तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो वहां पर अगर बाकी जज डीवाई साहब से कंकर कर जाते तो अब ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन हो चुका होता, लेकिन अभी तक ओपन है नहीं है। तो प्योरली बिल्कुल नॉन मनी मैटर को बस मनी बिल लिख के निकाल देंगे। फनी स्टोरी ये है कि जेटली साहब जिंदा थे तब, तो जब राज्यसभा में हंगामा उसको लेके तो ऐसे ही एक्सप्लेन करने लग पड़े। मैं बताता हूँ कैसे मनी बिल है। वो आधार का ना पूरा नाम पढ़िएगा तो काफी लंबा सा है, आधार नहीं है तो आधार के ब्रैकेट में शुरू हो जाते हैं सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स टू द पीपल, ऐसे करके कुछ है। तो ऐसे कहने लग पड़े कि देखो इसमें क्या लिखा है, सब्सिडी। बोले हाँ। सब्सिडी कहाँ से आती है? बोले CFI से। बोला हो गया मनी बिल। और वकील साहब कहते बैठ जाओ यार, एम कुछ भी इंटरप्रेट करना है। टोटली नॉन मनी चीज को मनी रूट से निकाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड याद है? क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड? टैक्सेशन था, टैक्स था। इलेक्टोरल बॉन्ड बोरिंग था, फंड से कुछ लेना देना था, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग थी। है कहीं लेना देना मनी मैटर के आसपास भी? फिर भी फाइनेंस बिल में डाल के निकाला, मनी बिल के तौर पे निकाला 2017 का। क्लियर है यहां तक? और फ्रॉड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लो यार। पता नहीं क्यों बार बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, क्या चीज हो रही है, ना ना कोई लोड नहीं हैगी, ठीक है। काफी बार मिस्टेक होती है, मतलब 2-4 बार मुझसे ही होगी तो हाँ। एनी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। देन जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती इसके ऊपर। मैं खुद मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, बस मैं यूज कर रहा हूं अनफेटर अपने याद करने के लिए। आप चाहें तो कोई भी वर्ड यूज करें। 368 में ये लिखा हुआ है दैट बोथ हाउसेस विल पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सिटिंग सेपरेटली। अब जब ये लिख दिया गया तो उसको लेके कभी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। इसका मतलब आप याद कर लीजिए कि एक बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में फेल हो गया, द बिल इज किल्ड। राज्यसभा से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, लोकसभा में फेल हो गया, द बिल इज किल्ड। क्लियर?